गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू प्यारे बच्चों। मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ और आज बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों से मिलना हुआ है। बोर्ड का टाइम है, आप लोगों का प्रेशर को रिलीज़ करने आया हूँ। टॉपिक यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा क्या लेकर आया हूँ। टॉपिक नहीं है, बवाल है, बवाल। बच्चे परेशान रहते हैं कि सर जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता कैसे है। मतलब केमिस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट है और 10th स्टैंडर्ड के लिए ये कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसलिए जो है सबसे पहले तो आप ये कर लें कि पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जो हमारे नए जो हमारे चैनल पर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। तो आ जाओ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे होता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट देखते हैं। मेटल आप सभी जानते हैं। मेटल्स को अगर हम देखें तो आप 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हो उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर। जैसे आपके पास सोडियम है, आपके पास मैग्नीशियम है, आपके पास कैल्शियम है। एक को मैंने यहां रख लिया है। ओके एवरीवन। नेक्स्ट अगर देखें इनकी रिएक्टिविटी के बेस पर तो आपके पास आयरन है, आपके पास एल्यूमिनियम है, आपके पास जिंक है, इसके साथ साथ कॉपर भी है। इन मेटल्स को आपने यहां पर रख लिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं उधर। आपके पास गोल्ड है, आपके पास प्लेटिनम है, आपके पास सिल्वर है, और यहां पर मैं जाना चाहूंगा कि मरकरी, हालांकि वहां उन्हीं के साथ में होना चाहिए था लेकिन हम यहां इसको रख लेते हैं। तो 3 कैटेगरी में आपने मेटल्स को बांटा है, और तीनों कैटेगरी में मेटल को मैंने इसलिए डिवाइड किया है अलग अलग कि आप मेटल का एक्सट्रैक्शन करोगे कैसे। टारगेट है मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, टारगेट है मेटल को प्राप्त करना। मेटल कैसे हमारे पास आएगी, क्योंकि हम जो मेटल्स को निकालते हैं वो आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेटल्स आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम मिनरल्स, ये कह सकते हैं। लेकिन मिनरल्स का भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे आप कहते हो ओर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओर क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स मतलब द सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, जो जमीन के नीचे से खोदे जाते हैं, निकाले जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। अब दूसरी तरफ आपके पास आ गए ओर क्या है। ये ओर वो है जहां से ये ऐसे मिनरल्स हैं, मतलब ओर्स के लिए मैं कह रहा हूं, ओर्स आर दोज मिनरल्स थ्रू विच मेटल्स कैन बी ऑब्टेनिंग कन्वेनिएंटली एंड इजीली। मतलब आप जो है आसानी से, कन्वेनिएंटली एंड इकोनॉमिकली कह सकते हैं, आपके सस्ते दामों पर और आसानी से आप मेटल जिन मिनरल से प्राप्त कर लें वो आपके कहलाते हैं ओर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट होने वाला है। ओर क्या है, ores are those minerals through which metals can be extracted economically and easily or conveniently, यानी आसानी से और सस्ते दामों पर जहां से मेटल हमें मिल जाए, जिन मिनरल से मिल जाए वो सब ओर्स हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं हैं, सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं हैं। ओर्स तो कुछ स्पेसिफिक टाइप की मिट्टी है, ओर्स तो एक स्पेसिफिक टाइप का केमिकल सब्सटेंस है जो मिनरल से निकाला गया है। सारे मिनरल्स ओर्स नहीं है, यानी कि आप सारे हर तरह के मिनरल से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिस मिनरल से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे ना वो ओर है। अब बात चलती है, लड़ाई शुरू हो जाती है, और आपके लिए कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे टॉप मोस्ट जो ओर है वो ये है, भाई का नाम सिनेबार है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेबार, द ओर ऑफ मरकरी। भूलिएगा मत, 100% आने की कगार पर है। अगर हम आयरन की तरफ जाते हैं तो ये Fe2O3 है और हेमेटाइट इसका नाम है। ध्यान रखिएगा, या तो आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछेगा या सिर्फ नेम पूछेगा। राइट वन नेम, राइट द मेन ओर ऑफ द आयरन, राइट द मेन ओर ऑफ द मरकरी, इस तरह से आपसे पूछेगा। ध्यान रखिएगा। कॉपर का मेन ओर जो 10th स्टैंडर्ड में चल रहा है वो Cu2S है, जिसका नाम कॉपर ग्लैंस है, कॉपर ग्लैंस है। जिंक का मेन ओर जो 10th स्टैंडर्ड में चल रहा है वो ZnS है, जिसका नाम जिंक ब्लेंड है। जी हां, ध्यान रखिएगा आप इसका।
एल्यूमिनियम का जो मेन ओर चला आ रहा है वो Al2O3.2H2O है, जिसका नाम बॉक्साइट है। ये ओर्स हैं भाई, ओर्स हैं। सिल्वर का जो मेन ओर है वो Ag2S भी हो सकता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, इसको हम सिल्वर सल्फाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी मेटल्स हैं जिनके मेन ओर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में ये हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। एक PbS भी है, लेड का ये ओर होता है जिसे गैलेना कहते हैं। तो इनके नाम आपको नहीं भूलने हैं, ये ओर्स हैं। ओर्स वो मिनरल्स हैं जो जिनसे मेटल को गेन किया जाता है, कैसे, आसानी से और सस्ते दामों पर, ठीक है। अब ये रहा आपका लेड का मेन ओर है, लेड सल्फाइड जिसका नाम है गैलेना, कॉमन नेम है। ये है आपका सिनेबार, मरकरी का ओर है। ये है Fe2O3, ये आयरन का ओर है। ये कॉपर ग्लैंस है, ये कॉपर का मेन ओर है। ये ZnS है, जिंक ब्लेंड, ये जिंक का मेन ओर है। ये Al2O3.2H2O है, ये बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम का मेन ओर है, ये सिल्वर का मेन ओर है। तो आपको इनका बड़ा ध्यान रखना है, कोई भी एक और आपको MCQ में या 2 मार्क्स में आपको मिल सकता है, इसलिए आप इनको भूलिएगा मत। यहीं से आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओर्स की बात चल रही है। सवाल ये है, आपने जो मेटल्स को 3 पार्ट्स में यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये जो मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये सब के सब, ये सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, सवाल इस बात का है कि इनके भी ओर मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा नो, इनके ओर्स नहीं होते। नो, क्यों नहीं होते? बिकॉज देयर रिएक्टिविटी इज टू हाई, क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी है बहुत ज्यादा है, और ये अगर अपने ओर्स के फॉर्म में मिलेंगे तो ये वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी से रिएक्शन कर लेंगे। मतलब वहां पर आपका जो वो ओर मिलने वाला है उसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट है उनकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा है कि अगर उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी तो उससे रिएक्शन करेंगे, सल्फर मिलेगा तो उससे रिएक्शन करेंगे, क्लोरीन मिलेगा तो उससे रिएक्शन करेंगे। मतलब कहने का यह है कि उन ओर्स के, अगर ओर्स हो भी सकता है तो उसके जो अंदर जो मेटल है वो किसी ना किसी से तुरंत रिएक्शन करेगी तेजी से, और जो है फिर से वो अब मेटल उसमें अवेलेबल नहीं होगी, और जिसमें मेटल अवेलेबल ही नहीं होगी तो उसे हम और कैसे कह सकते हैं? और तो वो है जिससे आप मेटल को बना सको, मेटल तैयार कर सको, मेटल प्राप्त कर सको। तो भाई आप कह सकते हो ना इसका कोई और है, ना इसका कोई और है, ना इसका कोई और है। व्हाई? बिकॉज देयर रिएक्टिविटी इज टू हाई, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी इनकी हाई है। तो फिर सवाल ये आता है कि इनको फिर प्राप्त कैसे किया जाता है? भाई ये मेटल बनती कैसे है? फिर मार्केट में सोडियम खूब अवेलेबल है, आप देखें मैग्नीशियम का तो रिबन तक आता है, रिबन आता है मैग्नीशियम, रिबन को जला करके देखते हैं, हाँ वो डैजलिंग फ्लेम वाइट लाइट के साथ जलता है। कैल्शियम है, ये सब कहां से आ रही हैं इतनी सारी मेटल? तो प्यारे बच्चों सिंपल सा सवाल है कि इनके जो साल्ट हैं, इनके जो साल्ट हैं, जैसे सोडियम का साल्ट होगा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का साल्ट होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम का साल्ट होगा कैल्शियम क्लोराइड। इन साल्ट से आप इनको अवेलेबल मतलब ऑब्टेन करते हो। जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड है, आप इसको जो है मोल्टेड सॉल्यूशन आप ले सकते हो, मोल्टेड ले लें आप इसको NaCl को, और इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें। जब आप इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर पास करोगे तो सोडियम आपको मिलता हुआ नजर आएगा, और क्लोरीन भी। हालांकि इसकी रिएक्शन अलग अलग होती है, सोडियम जाएगा कैथोड के पास और क्लोरीन जाएगा एनोड के पास। अगर आप इतने रिएक्शन भी लिख कर आ जाते हो तो चलेगा। और आपसे कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि हाउ विल यू ऑब्टेन सोडियम मेटल एंड राइट द नेम ऑफ द मेथड थ्रू विच सोडियम लाइक मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। आपसे कहा जा रहा है राइट द नेम ऑफ द मेथड, उस मेथड का नाम बताएं आप कि जिससे आप सोडियम को प्राप्त कर रहे हैं, मैग्नीशियम को प्राप्त कर रहे हैं, कैल्शियम को प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपको मैग्नीशियम को ही लेके आना है तो मैग्नीशियम का क्लोराइड आप लें और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आप पास करें, मैग्नीशियम मिलेगा और क्लोरीन मिलेगी। वो एक अलग बात है कि मैग्नीशियम जाएगा कैथोड पर और ये जाएगा एनोड पर। अब ऐसा हो क्यों रहा है? कैथोड के ऊपर बच्चों निगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम अपने आप में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखता है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखने वाला तो कैथोड पर ही जाएगा, और क्लोरीन जा रहा है एनोड पर, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, और क्लोरीन रखना अपने ऊपर इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीसीज तो पॉजिटिव वाले पर ही जाएगी। तो एनोड कैथोड का भी ये मैंने आपको बता दिया। मतलब कहने का ये है कि जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, जिन मेटल्स की, जैसे सोडियम, जैसे मैग्नीशियम, जैसे कैल्शियम, तो उनको आप बना सकते हो। मेथड का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक
इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से आप इनको बना रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रिक करंट इनमें पास कर रहे हो। यहां आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड है। यहां भी आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, यहां भी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड है। जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, आप उनको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से बना सकते हो। इवन अगर आपके पास कैल्शियम मेटल है, इसकी भी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो आप कैल्शियम का साल्ट ले लें, कैल्शियम क्लोराइड आप ले लें, और इलेक्ट्रिक करंट जब आप इसमें पास करोगे तो कैल्शियम आएगा और क्लोरीन आएगा। सिंपल है। आपको पता है ये क्लोरीन है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ये रखता है, तो ये तो पॉजिटिव यानी एनोड पर ही जाएगा और ये कैथोड पर जाएगा। हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे बनाएं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से बनाएं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये है आपका हाईली रिएक्टिव मेटल्स को बनाने का तरीका, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहां पर जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हैं, जैसे आयरन है, जैसे एल्यूमिनियम है, जैसे जिंक है, जैसे कॉपर है, इनको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। ओके बच्चों, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लें। पॉज करना है, कभी खत्म कर दो वीडियो। डियर एवरीवन, आपने नोट कर लिया बहुत अच्छे से। देखिएगा, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हैं, यानी इनकी रिएक्टिविटी ना तो बहुत कम है और ना इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हैं, जैसे आयरन है। आयरन जब रिएक्शन करता है बाहर पड़े हुए, तो आयरन बाहर पड़ा रहता है तो लगभग महीना लग जाता है, 1 मंथ कम से कम लग जाते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, इतना टाइम लग जाता है इसको रिएक्शन करने में। आप सब जानते हैं किससे रिएक्शन करता है ये, वाटर वेपर से रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बदल जाता है रस्ट में। रस्ट मतलब जंग में, जंग लग जाता है ना लोहे के ऊपर, ये वही है। तो रिएक्टिविटी आप समझ सकते हो, 15 से 20 दिन में कोई एलिमेंट अगर रिएक्शन कर रहा है तो समझ सकते हो कि रिएक्टिविटी उसकी मॉडरेट है। एल्यूमिनियम है, ये तो रिएक्शन ही बड़ी मुश्किल से करता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम की परत, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर इसके ऊपर जमा हो जाती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह से जिंक है, इनकी रिएक्टिविटी सबकी कम है। तो प्यारे बच्चों, सवाल ये आता है कि मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को प्राप्त कैसे करें, एक्सट्रैक्ट कैसे करें। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए मेटलर्जी से होकर के आपको गुजरना होगा। मेटलर्जी एक शब्द है। मेटलर्जी क्या होता है प्यारे बच्चों? मेटलर्जी इज ए प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस, मेटलर्जी इज ए प्रोसेस इन विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर मेन ओर बाय यूजिंग और बाय अप्लाइंग मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस को अपना करके जब किसी मेन ओर से मेटल को बनाया जाता है तो वो कहलाता है आपका क्या, मेटलर्जी। और इसमें कितनी सारे प्रोसेसेस हैं, आइए इसमें देखते हैं। मेटलर्जी में प्यारे बच्चों सबसे पहले आता है कि हम ओर को क्रश करें सबसे पहले, और फिर उसको ग्राइंडिंग करें। यानी पहले आपके पास में जो ओर हैं ये वाले, ये तो मिट्टी ही तो है, ये जमीन के नीचे से खोदी गई है। अब उसको आप पहले तोड़े हैमर की हेल्प से, लिखा हुआ है ना क्रशिंग, आप पहले उसको तोड़े हैमर की हेल्प से और फिर उसको पीसें, ग्राइंड करें उसको। यही तो करना है, पहला स्टेप यह है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप आप जब जाओगे, जब आपने इसको इन ओर्स को आपने पीस लिया, तोड़ लिया, अच्छे से बारीक कर लिया, फाइन पाउडर बना लिया, तो अब आप यहां इनका करोगे कंसंट्रेशन। जी प्यारे बच्चों, क्या करेंगे आप इसका यहां पर कंसंट्रेशन करेंगे। तो ये जो क्लास बनाई गई जा रही है वो आपके लिए इस हिसाब से बनाई जा रही है कि आपको ये सब बातें बिल्कुल जो बोर्ड में आती हैं वही बातों का निचोड़ लेकर के आपके लिए आए हैं। तो कंसंट्रेशन जैसे ही आपके सामने आया, तो कंसंट्रेशन के लिए मैं आपको बता दूं, आप जरा इनको देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Cu2S को देखें आप, PbS को देखें आप, HgS को देखें आप, इसके साथ साथ ZnS को देखें आप। आपकी स्क्रीन पर 4 और मैंने यहां पर लिख दिए, कॉपर ग्लांस, गैलेना, सिनेबर, जिंक ब्लेंड, सबके सब मेन ओर हैं अपनी अपनी मेटल के। प्यारे बच्चों, सल्फाइड ओर है ये, सल्फाइड ओर है ये, सल्फाइड ओर है ये, सल्फाइड ओर है ये चारों के चारों सल्फाइड ओर है। और बहुत आ रहा है प्यारे बच्चों, बहुत आ रहा है मार्केट में। सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन किया जाता है किस मेथड से? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड का यूज किया जा रहा है। जी हां, रोकना।
ओके, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। प्यारे बच्चों, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए, सल्फाइड और कोई भी अगर होगा, किसी भी मेटल का कोई भी सल्फाइड और होगा, तो आप फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से उसका कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज हैं, मोटी मोटी बड़ी बड़ी खूब सारी इंप्योरिटीज है मिट्टी वगैरह की, उन सबको अलग हटाना काम होता है। कंसंट्रेशन का मतलब है कि और के अंदर की जो प्योरिटी है, जो मेटल जिससे आसानी से मिल सकती है ना, उसको अलग कर ले, तो आप कंसंट्रेशन करेंगे। और कंसंट्रेशन किससे करेंगे? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से करेंगे। किसका करेंगे? सल्फाइड और जितने भी हैं। मेथड तो और भी हैं। अब आप कहोगे सर फिर Fe2O3, भाई इसके अंदर मैग्नेटिक इंप्योरिटी होती है। मैग्नेटिक इंप्योरिटी किसके अंदर हो सकती है? इसके अंदर भी हो सकती है। तो मैग्नेटिक इंप्योरिटी अगर आ जाए किसी और के अंदर, तो मैग्नेटिक इंप्योरिटी को दूर करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, जी हां। अभी तक तो हम लोग कंसंट्रेशन पर ही हैं। कंसंट्रेशन इनका इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, फिर यहां से आता है कैल्सिनेशन। अगर प्यारे बच्चों किसी मेटल के पास में कोई मेटल ऐसी है जिसके अंदर वेपर्स इंप्योरिटी है, वेपर्स इंप्योरिटी यानी जो वेपर बन के ऊपर को उड़ सकती है, तो उसका हम कैल्सिनेशन करते हैं। और कैल्सिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच एन ओर इज हीटेड इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई ली जाती है बिल्कुल लिमिटेड। मेरे पास है ZnCO3 और मैं इसको हीट करूंगा और ये बन जाएगा ZnO और ये बन जाएगा CO2। चेक कर लिया। ZnCO3 को जब हीट करेंगे तो ZnO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाना है। ये आ गया आपका कैल्सिनेशन। और आप देख रहे होंगे कि यहां इस रिएक्शन में मैंने ऑक्सीजन नहीं दी है। नो 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 नो, बिल्कुल भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी गई है। आप चेक कर लें, ऑक्सीजन की जरा भी सप्लाई यहां पर नहीं दी गई है। आप चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन है ही नहीं, मैंने सिर्फ इसको अकेले जलाया है। तो आप कह रहे हैं कि कैल्सिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच एन ओर इज हीटेड, एन ओर इज हीटेड इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप कहें। यह है आपका कैलेमाइन ओर है। ये कैलेमाइन, ये जिंक का ओर है, इसका भी नाम कई बार आया है। इनके साथ साथ इसका भी नाम लिया जाता है कि कैलेमाइन ओर का फॉर्मूला लिखो और कैलेमाइन ओर किसका मेन ओर है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट नंबर 4 पर आपको जाना है रोस्टिंग पर। रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग जस्ट इसका अपोजिट है कैल्सिनेशन का। कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन नहीं दी गई है और रोस्टिंग में ऑक्सीजन दी जाएगी। आइए देखते हैं कैसे दी जाती है ऑक्सीजन। लेट्स सी। तो रोस्टिंग के अंदर जो है आप ये ले लें, ZnS ले लें, Cu2S ले लें या फिर HgS ले लें। ये सब के सब कौन से ओर हैं? ये सब के सब सल्फाइड ओर हैं और आप यहाँ ऑक्सीजन लें। बेहद ही आसान ये प्रोसेस है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हर हाल में आपका याद होना चाहिए आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको कैसे करेंगे? ये कन्वर्ट होएगा ZnO में, SO2 में। ये भी चला जाएगा कहाँ? Cu2O में और SO2 में। ये भी चला जाएगा कहाँ? HgO में और SO2 में। बैलेंस करने की बात है। 2 2 2 3 3 3 2 2 2 और 2 2 2 फिनिश है। कुछ नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। दोबारा सुन लें, 2 3 और 2 2 खत्म हो गई ये रिएक्शन। और देखिएगा ये आना ही आना है। रोस्टिंग, रोस्टिंग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग इज ए प्रोसेस इन विच एन ओर इज हीटेड इन द एक्सिस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एक्सिस सप्लाई दी जा रही है। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। यहां पर ऑक्सीजन नहीं दिया आपने, कैल्सिनेशन में नहीं दिया ऑक्सीजन और रोस्टिंग में ऑक्सीजन दे रहे हैं आप। और दोनों में ही आप देख रहे हो कि ये अपने अपने ओर में कन्वर्ट हो, अपने अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अब यहां पर सिर्फ आपको क्या करना बाकी रह गया है? यहां सिर्फ आप एक रिडक्शन, कितने मेथड हो गए? आप पहले ओर को क्रश करोगे, ग्राइंड करोगे, पहले तोड़ोगे फिर पीसोगे, फिर उसका कंसंट्रेशन करोगे। कंसंट्रेशन सल्फाइड ओर्स का फ्लोटेशन मेथड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैल्सिनेशन करोगे इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग करोगे इन द एक्सिस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब करोगे इनका रिडक्शन, और रिडक्शन करने के लिए कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट आपका आएगा। रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादातर कौन है? कार्बन है, सिलिकॉन है या एल्यूमिनियम है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आसानी से रिड्यूस करेंगे मेटल को। ठीक है, स्टॉप करना बेटा। बिल्कुल नहीं भूलना है कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, नो 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 नो, नेवर। कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या करना होता है? स्टेप नंबर आपका जाएगा यहां पर 5 और वो होता है आपका रिडक्शन। और रिडक्शन में कोई रिड्यूसिंग एजेंट आप लेके आओगे। जैसे मान लो आपके पास में ZnO है, आ गया था ना ZnO यहां पर।
यहाँ भी आ गया ZNO, 2 जगह पर ZNO आपने ले लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेना है लाइक कार्बन, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा जिंक में, और कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर चली जाएगी। देखिएगा ये रही जिंक मेटल, मेटल आ गई। कहाँ से चले थे आप मिनरल्स से चले थे। मिनरल्स से फिर आप ओर्स पर गए। ओर्स को आपने क्या किया, ओर्स को आपने क्रश किया, उसका ग्राइंडिंग किया, उसके बाद कंसंट्रेशन किया, कैल्सिनेशन किया, उसके बाद रोस्टिंग किया, और अब रिडक्शन करके देखें आप, ये कर दिया है आपने। और भी हैं आपके पास मेथड, और भी हैं। आप चाहें तो ये यूज कर सकते हैं, ये कॉपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। Cu2 वो तो आपका बन ही चुका है, आप Cu2S और ले लें इसके साथ में, यहाँ पर 2 ले लें इसके, और जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा 6Cu और मिलेगा आपको SO2। कॉपर में मिल गया, कॉपर मेटल आपकी आ गई। ये ब्लिस्टर कॉपर होता है, फफोलेदार तांबा, यानी कि प्योर नहीं होता है। प्योर हम कैसे करेंगे, आपके सामने 2 मेटल को तो ले आए ना, आपके लिए देखिएगा जिंक मेटल आ गई है, कॉपर मेटल आ गई है, हालांकि ये प्योर नहीं है। प्योर करने के लिए आप मेथड का यूज करोगे, मेथड का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी प्योर करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इसका करते हैं। आइए चलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करने के लिए। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, मेटल तो आपको प्योर मिल गई है, आपको जिंक भी मिला है प्योर, कॉपर भी मिला है प्योर। अब इनको आपको कैसे रिफाइन करना है, प्योर करने के लिए आपको यहां पर थिन रोड्स बनानी है प्योर मेटल की, और थिक रोड्स बनानी है इम्प्योर मेटल की। और थिक रोड्स को जोड़ देना है किससे, एनोड से, थिन रोड्स को जोड़ देना है कैथोड से, ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर आप साल्ट का सॉल्यूशन भर के रखें। सपोज दैट कि अगर ये कॉपर की इम्प्योर रोड है और कॉपर की प्योर रोड है, तो सॉल्यूशन आप कॉपर के सल्फेट का ही भरेंगे, याद रखिएगा। अगर आप यहां पर जिंक लेते हो तो जिंक के सल्फेट का सॉल्यूशन यहां भरें। और जब आप इसमें करंट पास करते हो तो करंट पास करने के बाद में क्या होता है कि जो इसकी इंप्योरिटी है, एनोड की जो इंप्योरिटी है वो नीचे बैठ जाती है, ये रही नीचे। और एनोड से क्योंकि इसके अंदर मेटल भी है कहीं ना कहीं, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव है टोटली। ये तो इलेक्ट्रोड आपका ये कैसा है, निगेटिव है। और जैसे इसके अंदर से प्योर मेटल आयन की फॉर्म में बाहर निकलेगी, वैसे ही ये जो है इस कैथोड की तरफ को गेन हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। और अब यहाँ इस कैथोड पर आपकी पतली रोड मोटी हो जाएंगी, और ये रोड्स आपकी कैसी हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी, ऐसी। ये बेकार बिल्कुल, जो प्योरिटी है वो इसकी निकल करके इधर आ गई और इम्प्योरिटी यहाँ आ गई है। ये है आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक था आपका मेटलर्जी, जो आपने पढ़ा। ध्यान से समझिएगा, मैंने नेम्स बताए हैं किसके, ओर्स के नेम बताए हैं, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये रहे आपके कौन है, कॉपर गिलांस, गैलेना, सिनेबार, और ये कौन है, जिंक ब्लेंड। ये कौन है, कैलामाइन। Fe2O3 कौन है, हेमेटाइट, आयरन का मेन ओर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है प्यारे बच्चे, इसको जरूर देखिएगा। इससे रिलेटेड 100% मेरी इस क्लास से रिलेटेड आपके 10th स्टैंडर्ड पर ये मैं आपसे वादा करता हूं कि मिनिमम 3 मार्क्स का आना ही आना है। अब वो आपका लक है कि आपने क्या, ये क्लास पूरे 3 नंबर के लिए आपको पढ़ाई गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्टेप्स को मत भूलिएगा। पहला स्टेप, अगर आने लगे कॉपर को कैसे बनाते हैं, तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, कैल्सिनेशन, फिर रोस्टिंग, एंड देन रिडक्शन, और फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये मोड्स हैं, इनका आप ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।